हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स सीरीज। आज और अगली 2 क्लासेस में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो बेसिकली प्रीलिम्स में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आपके 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। आर्ट एंड कल्चर यूजुअली हम लोग उसी के अंदर सब्ज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि देखिए कल्चर जो है वो आपके हिस्ट्री की प्रेपरेशन के दौरान ही आप कवर करते हैं, उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स रिलेटेड हमारे सिलेबस पर, तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज अनलाइक योर अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड एनवायरनमेंट, जहां पर करंट अफेयर्स या उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स का रोल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ आज हुआ न्यूज में और वो आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल की तरह। लेकिन अगर हम लोग एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखें, तो इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट 1.5 to 2 years, तो यूपीएससी उससे जुड़ा स्टैटिक का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब 2022 में रामानुजाचार्य की स्टैचू इनॉग्रेट हुई थी, तो वो आपसे रामानुजाचार्य के ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे, स्टैचू के ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने आपसे विशिष्ट अद्वैत की आइडियोलॉजी के बारे में सवाल पूछा। तो हम लोगों को इस क्लास में पहली चीज देखनी है कि एग्जाम रेलेवेंस ऑफ टॉपिक्स। अभी हार्डली लास्ट के कुछ दिनों में आप लोगों को अपने सोर्सेज नहीं बढ़ाने हैं, दिमाग को क्लटर नहीं करना है। सबसे पहले इसको एग्जाम रेलेवेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और दूसरा कि कौन सा करंट अफेयर से हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट की रिवीजन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में वी हैव टू फाइंड दीज इनडायरेक्ट लिंकेजेस। तो इफ वी स्टार्ट विद आवर सिलेबस, अभी जैसे अगर हम लोग एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें, तो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे अभी रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सकवेशन में हमें एक और आयरन एज मेगालिथिक साइट मिली है तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में, तेनकासी सदर्न तमिलनाडु के पास। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइट या उससे जुड़ी डेवलपमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब हमारे लिए थोड़ा सा आयरन एज और मेगालिथिक सेटलमेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आपके स्टैटिक नोट्स की बात करें, तो जहां भी आपने प्री हिस्ट्री कवर किया है उसके अंदर हम लोगों को प्री हिस्ट्री से हार्डली एनी क्वेश्चंस आते हैं। बट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन बोथ इन 2022, 2023 यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइक चालकोलिथिक साइट, इनाम गांव चालकोलिथिक साइट, चंद्रकेतुगढ़, इस तरह का कुछ प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट कर चुका है। अदरवाइज हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा प्री और प्रोटो हिस्ट्री से कुछ उतना नहीं आता है। तो दैट टेल्स यू कि अब हम लोगों को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेगालिथिक सेटलमेंट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना याद करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। आप देखिए, हम लोग ने देखा था पेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज तक का सफर। पेलियोलिथिक, नियोलिथिक सेटलमेंट्स, प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स जहाँ पे स्टोन टूल्स हम उनको आइडेंटिफाई करते थे। उसके बाद आया, क्योंकि स्टोन एज में जब पहले हम लोग स्टोन टूल्स यूज करते थे, फिर हमने ह्यूमन कल्टिवेशन शुरू हुआ, नियोलिथिक एज आया अराउंड 6000 BC in India. And after that, the next stage of the civilization was use of metal, starting with copper, जिससे हमारी आई चालकोलिथिक एज। और उसी समय चालकोलिथिक एज में कुछ थी हमारी सेटलमेंट्स, चालकोलिथिक सेटलमेंट्स जैसे आपका इनाम गांव, नेवासा, नवदातोली, सारी जो प्योर चालकोलिथिक सेटलमेंट्स थी। और दूसरा था आपका हड़प्पन एज या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिसइंटीग्रेशन के बाद आया आपका आयरन एज इन इंडिया अराउंड 1200 to 1000 BCE। तो ये जो न्यूज आइटम है हमारे
इसकी अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करें। इंडिया में आयरन एज आया कैसे, हम लोगों को क्या समझना है, आयरन एज नॉर्थ और साउथ में किस कॉन्टेक्स्ट में आया। साउथ में आया था वो मेगालिथिक के कॉन्टेक्स्ट में। मेगालिथिक मतलब इट इज अ टाइप ऑफ बरियल यूज्ड इन साउथ इंडियन सेटलमेंट्स। तो अगर हम लोग बात करें आयरन एज इन इंडिया, रफली कॉरिस्पॉन्डिंग टू अराउंड 1300 to 700 AD, roughly 1300 to 700 AD in human history. आयरन एज में वी स्टार्टेड यूजिंग टूल्स, आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन आयरन इसीलिए क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम होता है और ज़्यादा रेडिली अवेलेबल होता है, तो आयरन यूज़ करने पे हम लोग बाद में आए। नॉर्थ इंडिया में हम लोग इसको एसोसिएट करते हैं आपके PGW कल्चर से, यानी लेटर वैदिक एज, मतलब वैदिक एज में ही, अर्ली वैदिक वाले लेटर वैदिक एज के बिगिनिंग से यूजुअली हम ट्रेस करते हैं यूज ऑफ आयरन को इन नॉर्थ इंडिया। तो आप जो टाउन्स, अब इसमें आप लोग को सब नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस कि अतरंजी खेरा, हस्तिनापुर, मथुरा, कौशंबी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। सेंट्रल इंडिया में नागदा एंड आहार इन राजस्थान। साउथ इंडिया के अंदर आयरन एज आया मेगालिथिक के साथ, क्योंकि टूल्स के नाम पे तो मेगालिथिक सेटलमेंट्स बताती थी। मेगा मीनिंग लार्ज एंड लेगोस मीनिंग स्टोन्स, तो मतलब लार्ज स्टोन बरियल्स ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है साउथ इंडिया में आयरन एज। मेगालिथिक सेटलमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि वो लोग जो अपने बरियल्स थे उनको बहुत बड़े बड़े स्टोन से मार्क करते थे। इस तरीके से हम सोसाइटी को आइडेंटिफाई करते हैं। पर बेसली देवर पैस्टोरल कम्युनिटीज, यानी कैटल हर्डिंग से उनका सबसिस्टेंस चलता था। उसके अलावा देवर रूरल कम्युनिटीज, और जो आयरन यूज होता था वो ज्यादातर अग्रेरियन टूल्स प्लस वेपनरी की तरह यूज होता था। तो मतलब आपके वेपन्स फॉर वॉरफेयर, क्योंकि मेगालिथिक सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा। तो इनफैक्ट मेगालिथिक सेटलमेंट के बेस पे ही उसके तुरंत बाद आप देखते हैं संगम एज में साउथ इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, साउथ इंडिया में आपका पहला अर्बनाइजेशन आता है। तो हमें मेगालिथिक सेटलमेंट्स के बारे में क्या अवेयरनेस याद रखने की, इट कॉरिस्पॉन्डेड टू द आयरन एज इन साउथ इंडिया। उससे रिलेटेड कुछ कुछ साइट्स की रफ नॉलेज आपको आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में है, ये सेंट्रल इंडिया में है बेरली। यहाँ पे नाइकुंड, खायरवाड़ा, पचखेड़ इन महाराष्ट्र, these are important. Mahurjari, Naikund are important megalithic sites in Maharashtra. Similarly, Adi Chanalur, Payyamapalli, ये सारे भी important sites हैं। तो आपको अब, और सबसे बड़ी चीज इससे हमें ये पता चलता है कि मेगालिथिक सेटलमेंट्स वर नॉट ओनली लिमिटेड टू साउथ इंडिया, मेगालिथिक सेटलमेंट्स आर फाउंड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो दर्शा ही रहा है किस किस चीज के लिए यूज होता है, तो बोथ अग्रेरियन इम्प्लीमेंट्स एंड एज वेपनरी, एज फॉर वॉरफेयर। मेगालिथिक बरियल्स से आपको अब अगेन अलग अलग टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल्स हमें दिमाग में नहीं रखने, लेकिन वी शुड नो दैट डोलमेन्स, केन सर्कल्स एंड अर्न बरियल्स, इसको ब्रीफली पढ़ने के बाद अपने दिमाग में रख सकते हैं कि दीज रफली कॉरिस्पॉन्ड टू मेगालिथिक बरियल्स, कि ये टर्म्स एसोसिएटेड किस चीज से हैं। पर इससे ज्यादा हमें अपने दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर हम लोग देखें तो 800-year-old पांड्यन एरा शिव टेम्पल डिस्कवर्ड। तो इससे जुड़ी जो चीजें आपके एग्जाम रेलिवेंस के पर्सपेक्टिव से, कि यूपीएससी देखिए आपसे अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि ये लेटर पांड्या पीरियड अनअर्थड फ्रॉम उदमपट्टी विलेज है। ये इंफॉर्मेशन कभी भी आपसे नहीं टेस्ट होगा इस टॉपिक से। आपसे क्या पूछेंगे? पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी की अवेयरनेस। तो हमसे पूछेंगे कि एक चीज अगर हम लोगों ने अपने दिमाग में ऑब्जर्व की हो कि जो आपकी पांड्यास थे, तो इनका जिक्र हम संगम एज के कॉन्टेक्स्ट में भी सुनते हैं, अराउंड 4th century BCE to 3rd century CE। और इनका हम मतलब
अर्ली मेडिवल के कॉन्टेक्स्ट में भी सुनते हैं, क्योंकि संगम एज के डिक्लाइन से हम एसोसिएट करते हैं वाज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन वेयर संगम स्टेट्स आर ओवररन बाय कलाभ्रास, और उसके बाद फिर 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में फिर से, मतलब रादर 14th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी तक पांड्यंस का रिवाइवल होता है। तो संगम एज में तो चोल चेर पांड्या का जो मेन सेंटर था वो था उनका पोर्ट टाउन और पॉलिटिकल सेंटर कोरका है। तो संगम एज में जो पांड्यास वर लोकेटेड आउट ऑफ सदर्न तमिलनाडु, उन लोगों के लिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसीलिए जैसे तेन्नावान एक टाइटल जो हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब पांड्यन किंग्स, इसका मतलब होता है लीडर एज। जैसे सदर्न रीजन को डिनोट करने के लिए तेनावाई हम लोग यूज करते हैं टर्म तमिल में, और उसी के लॉर्ड को, द लॉर्ड ऑफ द सदर्न लैंड वाज नोन एज तेनावान। तो ये टाइटल हम एसोसिएट करते हैं पांड्यन किंग्स के साथ। इनफैक्ट जो हम लोग 3 संगम्स की बात करते हैं जहां पे साउथ इंडियन तमिल लिटरेरी कैनन कंपाइल हुआ, इसको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। एटू कोटाई और पातुपट्टू जो मेन एंथोलॉजीज है, तो 3rd संगम में मदुराई में फाइनली, क्योंकि 3 संगम हुए थे, मदुराई, कमातपुरम, मदुराई। पहले संगम में हम मानते हैं कि वट एवर वॉज कंपोज्ड वॉज लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली, उसमें पोएट्स, गॉड सब ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसका लिटरेचर सर्वाइव नहीं किया। दूसरे संगम में पहली बार तमिल ग्रामर कंपाइल हुई, तोलकापियार, और तीसरे संगम में आपका जो बाकी रेस्ट ऑफ द संगम लिटरेचर है वो निकल के आता है। तो ये तीनों वैसे मिथिकल अकाउंट्स ही हैं, लेकिन हमें संगम लिटरेचर से इनके बारे में पता चलता है। ऑल ऑफ दिस टू प्लेस इन अंडर द रेन ऑफ द पांड्यास, तो इसीलिए बहुत प्रोमिनेंट है। और फिर ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ देयर करियर इन अर्ली मेडिवल, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी में अगर अवेयरनेस, क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमें ये दोनों लेयर्स पता होने चाहिए कि वो देखा जाए तो चोल चेर पांड्यास अर्ली डायनेस्टीज ऑफ द संगम एज, दे वर रूलिंग ड्यूरिंग द संगम एज ऑल्सो आफ्टर अ लॉन्ग इंटररेग्नम। उसके बाद वो रिवाइव होते हैं, और दे वर ऑल्सो कंटेम्पररीज ऑफ पल्लवास लेटर एंड चोलास। इनके बीच में एक बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। फाइनली असली में जो इनका ग्लोरी रिवाइव होता है अंडर मारवर्मन पांड्यन एंड जाटवर्मन पांड्यन इन द 13th सेंचुरी। इनफैक्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द चोलास, जो उस रीजन में पावर कंसोलिडेट करता है वो है पांड्यास। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी आपसे रूलर्स के नाम नहीं एक्सपेक्ट करता, और यूपीएससी आपसे डेट्स एक्सपेक्ट नहीं करता, स्ट्रिक्ट डेट्स। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी और कंटेम्परेरीनेस हो। इसका क्या मतलब होता है, 2022 में और ऐसे ही 2022 में भी 2021 में भी वो जिस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज डायनेस्टीज एग्जिस्टेड इन द पोस्ट गुप्ता कॉन्टेक्स्ट, की मतलब इनमें से कौन सी डायनेस्टी 2023 में भी की अर्ली 8th सेंचुरी में इनमें से कौन सी डायनेस्टीज पावर में थी। इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि आप कुछ ब्लंडर ना करें, क्योंकि अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब गुर्जर पाल प्रतिहार वर दे कंटेम्पररीज, और गुर्जर पाल प्रतिहार क्या कालाचूरीज के बाद आए या पहले आए, आप इन सब तरह की चीजों में कंफ्यूज ना हो। अब वो आपसे राजा के इंडिविजुअल नाम या उनके कंट्रीब्यूशन नहीं पूछता है। तो हम लोगों को ये सब जो हम लोग कवर कर रहे हैं, आप अपने नोट्स खोलिए, जाइए उसके अंदर अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में इसको ऐड करिए वेरेवर पॉसिबल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल सेंटर्स आर अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर से हमें पता चलता है कि, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में भी यूपीएससी इज वेरी पर्टिकुलर कि अगर कुछ पोर्ट टाउन्स हैं, पोर्ट टाउन्स पे स्पेसिफिकली बहुत एम्फेसिस रहता है साउथ इंडियन पोर्ट टाउन्स पे, तो कोरकाई हम देख ही चुके हैं। उसके अलावा सलियूर, after the decline of Koorkai in the later half of the reign, Saliyur was another very important port town associated with the Pandyans। और उसके अलावा
अगर हम लोग देखें उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह आपको बस दिमाग में होना चाहिए कि केरला, श्रीलंका, तेलुगु कंट्री तक, मतलब पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु रीजन के एटलीस्ट सदर्न तमिलनाडु के टिप और श्रीलंका तक उनका रीजनल इन्फ्लुएंस था। उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन में हम लोगों को ये पता है कि दे नॉट ओनली, अभी जो टेम्पल डिस्कवर हुआ है, बिकॉज they contributed very richly to the Dravidian temple architecture. Dravidian temple architecture में पांड्यास ने ना सिर्फ, आपने जो मीनाक्षी अम्मम टेम्पल है उसका ग्राउंड पांड्यास के रेन में ही रखा गया मदुराई में, और रंगनाथा स्वामी टेम्पल इन श्रीरंगम। तो इन लोगों का जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था, प्रॉपर द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर वाज, दिस स्कूल एज अ सेपरेट आर्किटेक्चरल स्कूल वाज प्रोबेबली सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पल्लवास। पल्लवास से शुरू हुआ, चोलाज ने ऐड किया, पांड्याज ने और एम्बेलिश किया, खासकर टावरिंग गोपुरम्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका, जो जाके फिर विजयनगर एम्पायर के समय और ज्यादा एम्बेलिश होता है। तो हम लोग को ये सब की वैष्णविज्म और शैविज्म, द ओरिजिनल तमिल भक्ति सेक्ट्स इन साउथ इंडिया, उनको भी बहुत पेट्रनेज मिला इनके अंदर। तो ये सारी जनरल फीचर्स तो ये, पर मेनली पॉलिटिकल सेंटर्स और एक सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी की वो किन किन चीजों से एसोसिएटेड है, आपसे ये सब पूछ सकते हैं। आपसे इंडिविजुअल राजा रूलर्स के नाम, अगर आप मतलब मारवर्मन, जाटवर्मन नाम अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो इन टॉपिक्स में आपसे डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि तेनवान टाइटल, ये आपसे ये जरूर हो सकता है कि दीज टाइटल्स एक डिस्क्रिप्शन देके विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज बीइंग रेफर्ड टू इन दिस पैसेज, ऐसा क्वेश्चन अशोका के लिए पूछ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका विजयनगर एम्पायर के लिए पूछा जा चुका है। तो अगर होगा भी तो एक ब्रॉड क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टेस्ट आपके हमारे इस एरिया से जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि तिरुवल्लुर डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बोथ द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टैलिन हैड बोथ कमेमोरेट तिरुवल्लुर, और ये काफी टाइम से चर्चा में चल रहा है। संगम एज इज द फेवरेट थीम फॉर UPSC एग्जामिनर्स, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता रहता है। अगेन, अब तिरुवल्लुर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू तमिल लिटरेचर इज, क्योंकि जो तिरुकुराल उन्होंने कंपोज की है, अब आपका जो तमिल लिटरेचर है, मेनली हम लोगों को तमिल लिटरेचर का फर्स्ट एग्जांपल मिलता है संगम एज से। तो संगम एज में जो आपका लिटरेचर है वो आपका मतलब ग्रामर, 8 एंथोलॉजीज A2 कोटाए प्लस 10 आइडल्स पाटू पट्टू, 8 एंथोलॉजीज 10, और ये सब पोएटिकली मतलब पोएट्री और प्रोज दोनों है इसमें, पर पोएट्री की तरफ ज्यादा है क्योंकि पोएट्री रिसाइट करना और याद करना इजियर है। अब इसके अंदर फिर बाद में जाके ऐड हुआ आपका एपिक लिटरेचर, जैसे शिलापदिकरम, इलांगो अदिगल एंड मनी मेकलाई ऑफ सतनार। ये जाके ऐड हुआ है आपका 4th-5th सेंचुरी सी तक जाते जाते इवॉल्व होते होते, वो भी फिर संगम। ये है आपके मेजर पोएट्री का पार्ट और वो है आपके एपिक्स का पार्ट। अब ये स्ट्रिक्टली अगर हम तिरुकुराल की बात करें तो वो ऐसे संगम एपिक्स के साथ इन तीनों संगम में कंपोज नहीं हुआ था, लेकिन तिरुकुराल वाज एडेड टू द ट्रेडिशन ऑफ तमिल लिटरेचर अराउंड 1st to 5th century CE। और इसका स्पेशलिटी ये है कि दिस इज अ सेक्युलर वर्क ऑन एथिक्स। 3 बुक्स में डिवाइडेड है, सेक्युलर वर्क ऑन एथिक्स, क्योंकि हम लोग के अगर इंडियन ट्रेडिशन में देखें तो एथिक्स आपके रिलीजियस टेक्स्ट से बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। संस्कृत ट्रेडिशन में जो भी एथिक्स का जिक्र किया हुआ है ज्यादातर वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के साथ क्लब करके जिक्र किया हुआ है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर का ये कॉम्पोजिशन इज यूनिक बिकॉज यहाँ पे एक सेक्युलर तरीके से एक किताब जो कि एथिक्स को एक्सप्लोर कर रही है डोमेस्टिक लाइफ के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, और उसके बाद फिर स्टेट क्राफ्ट की एथिक्स प्लस स्टेट क्राफ्ट, जैसे
नॉर्थ इंडिया में हम लोग अर्थशास्त्र को मानते हैं, एक टेक्स्ट जिसके अंदर बहुत स्टेट क्राफ्ट मतलब आपके राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें की गई है। साउथ इंडिया में वो टेक्स्ट है आपका तिरुकुराल। तो इस वजह से तिरुकुराल इज बेसिकली, तिरु का इसमें मतलब ये कि इट इज डिवाइडेड बिटवीन 3 बुक्स। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इतना अवेयरनेस अब हम लोग को बहुत ज्यादा रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट और तिरुवल्लुवर उसमें नहीं जाने की जरूरत है। बस हम लोगों के जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स है इसमें आप ये सारी चीजें ऐड करते हुए चलिए। अब अगर हम लोग मेडिवल इंडिया पे आते हैं, जैसे अगर अब हम लोग मेडिवल इंडिया पे आते हैं तो अ फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन। यूजुअली जैसे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, खासकर भक्ति प्लस सूफी मूवमेंट्स, दे अगेन आर अ वेरी पॉपुलर थीम फॉर योर क्वेश्चंस। अब उसके अंदर स्पेशली शंकर देव हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन द न्यूज व्हेन यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ही started this beautification project in the birthplace of Shankaradev। अब ये न्यूज भी जैसे हमने रामानुजाचार्य के केस में देखा है, इससे हमारे स्टैटिक में हमें एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्शन मिल जाता है। क्योंकि हम अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो शंकरादेव को हम वहां कहाँ प्लेस करते हैं? भक्ति में आप लोगों ने नॉर्थ इंडियन भक्ति सबसे पहले तो ग्रेजुअली भक्ति स्प्रेड की है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में ओरिजिनेट की थी अराउंड 6 to 9 सेंचुरी सीई के आसपास, वैष्णविज्म और शैविज्म नायनर्स और आल्वर सेंट से। फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया से डेक्कन तक ट्रैवल की और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जब भक्ति आई तो नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलर भक्ति डेवलप किया अराउंड 15-16 सेंचुरीज, उसमें 2 पॉपुलर स्ट्रैंड्स हमने नोटिस किए। एक तो है सगुन विद एट्रीब्यूट्स और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो सगुन भक्ति में जैसे हम जो देखते हैं कि राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, क्यों? क्योंकि सगुन भक्ति में आप भगवान को विजुअलाइज करके उनकी पूजा कर रहे हैं, विच इज दैट इज व्हाट वी मीन विद एट्रीब्यूट्स, कि भगवान को आप विजुअलाइज कर रहे हैं एज डेटीज। तो आइडल वर्शिप, टेम्पल कल्ट, ये सब पार्ट होता है आपकी सगुन भक्ति का। निर्गुण भक्ति जैसे गुरु नानक, कबीर, रैदास, क्योंकि वो लोग भगवान को एक फॉर्मलेस, एकदम एक डिवाइन एग्जिस्टेंस होता है ना, जैसे निर्गुण निर्वैर, एकदम अल्टीमेट रियलिटी की तरफ परसीव कर रहे हैं। वो उनको ऐसे भौतिक या इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं बांध रहे हैं। तो अब सगुन भक्ति के भी जो तो पॉपुलर आपने देखा वैष्णविज्म और शैविज्म डायरेक्टली साउथ इंडिया से ट्रैवल करते करते, फिर जब वो साउथ इंडिया से जब आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ने भक्ति को वैदिक थॉट में बांध के, फिर जब वहां से रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स के थ्रू जब नॉर्थ में ट्रैवल किया, तब जाके सगुन भक्ति ने कई फॉर्म्स अज्यूम किए, जिसमें वैष्णविज्म बिकेम मोर पॉपुलर, क्योंकि वो पॉपुलर स्टोरी से एसोसिएट हो गया, डांस फॉर्म से एसोसिएट हो गया, भजन से एसोसिएट हो गया। खासकर इसमें आपकी तुलसीदास की रामचरितमानस कंपोज इन द 16th सेंचुरी, उसने बहुत बड़ा काम किया राम भक्ति को पॉपुलराइज करने के लिए। तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, दीज वर विजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ सगुन भक्ति। अब शंकरादेव इन आसाम was a proponent of this सगुन स्कूल ऑफ भक्ति होनी, जहां पे वैष्णविज्म के सब स्कूल के साथ एसोसिएटेड है वो। जैसे जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, आसाम में शंकरादेव, गुजरात में नरसिंह मेहता, ये सब वैष्णविज्म की ही एक तरीके से देखा जाए तो वैष्णविज्म की सगुन भक्ति से ही निकले हुए स्कूल थे। क्यों? शंकरादेव आसाम में पॉपुलराइज करे कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति को। तो और वो क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं? तो शंकरादेव उन्होंने उनके धर्म को उन्होंने एक शरण धर्म का नाम दिया,
जिसमें उन्होंने भक्ति को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की टू अ सिंगल गॉड दैट इज विष्णु एंड कृष्णा। तो उन्होंने भी, जैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। आइडल, जैसे आपके चैतन्य महाप्रभु हो, शंकरादेव हो, ये लोग आइडल वर्शिप में शुरुआत में नहीं मानते थे, बहुत सारे तरीके से एग्जिस्टिंग रिलीजन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में जाते जाते टेम्पल्स के अंदर इन्हीं के भजन, इन्हीं के गीत गाए जाने लगे और ये लोग एक धीरे धीरे आके टेम्पल वर्शिप ट्रेडिशन में सब्ज्यूम हो गए। लेकिन इस टाइम पर जब वो प्रीच कर रहे हैं तो वो एक सिंपल डिवोशन प्रीच कर रहे हैं थ्रू थ्रू एलिमेंट्स एंड थ्रू पॉपुलर मीन्स, लाइक आपका जैसे थिएटर, फोक थिएटर में अंकिया नाट। तो अब फोक थिएटर में डांस प्लस ड्रामा प्लस म्यूजिक सबका एक इंटरमिक्सचर होता था, क्योंकि जो थीम होती थी वो यूजुअली कृष्ण लीला से इंस्पायर्ड, राम जी की लाइफ से इंस्पायर्ड उसकी कहानी होती थी, उसके प्रॉपर डायलॉग्स होते थे। वो डायलॉग्स को म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता था डांस के थ्रू। अब यही डांस यहाँ से निकला, तो जैसे अंकिया नाट और भावना आसाम में बहुत फेमस हुआ। अब इसी में जो डांस परफॉर्म होता था, नामघर वॉज द परफॉर्मेंस हॉल। अब उधर डांस परफॉर्म होते होते उसका स्टैंडर्डाइजेशन होने लग गया, उसे कुछ रूल सेट होने लग गए कि ऐसे परफॉर्म करना है। तो सत्रिय डांस फॉर्म ऑल्सो वॉज पॉपुलराइज्ड बाय शंकरादेव एंड इट इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बोर गीत अगेन, क्योंकि वो बेसिकली it translated into deeds of songs of greatness in Assam। तो ब्रज वाली भाषा में लिखे हुए गाने थे ये, जिसके अंदर ये मिक्स था आपका असमीज, मैथिली, और क्योंकि ब्रज भाषा से ओरिजिनली ये थॉट ट्रैवल कर रहा है, कृष्ण लीला का ये थीम्स ट्रैवल कर रही है, तो उन्होंने ब्रज को मतलब अपने रीजनल असमीज लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस से मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। तो बोर गीत, अंकिया नाट, सत्रिय डांस, सबको कहीं ना कहीं बूस्ट मिला है शंकरादेव की भक्ति ट्रेडिशन से। और इसी का बोर गीत का इम्पैक्ट आप देखते हैं कि बिहू गीत, ओजापल्ली, अंकिया नाट का थिएटर, आप वहाँ के जो लोकल और ट्रेडिशन जैसे ओजापल्ली, इस पे भी हम ये इम्पैक्ट देखते हैं। तो हम लोग को बस ये अवेयरनेस, थोड़ा बहुत नाम की फोक थिएटर ही, अब सब थिएटर में किस किस तरीके से हर डांस का रूल, आई वुड एडवाइस कि आप लोग इतने डीपली याद मत करिए, क्योंकि इससे बहुत बारीक सवाल पूछता नहीं, तो सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी कम है। और अगर हम लोगों को फिर भी एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देना अपने प्रिपरेशन को, तो हम लोग बस अवेयरनेस के लेवल पे रखते हैं कि अंकिया नाट, बोर गीत, ताकि हमें पता हो कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच पाए। अब अगर हम लोग सिमिलरली टूम्ब ऑफ शेख मोहम्मद गौस में अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस को प्रिवेंट किया, तो अब मोहम्मद गौस वाज अ वेरी फेमस सेंट ऑफ द शतारी ऑर्डर। शतारी ऑर्डर अब्दुल्ला शतारी के थ्रू इंडिया में आया था 15th सेंचुरी में। अब यहाँ पे हमें क्या कंटेक्चुअलाइज करना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने इस लेवल से बस एक ही क्वेश्चन पूछा है एक बार, जैसे कि वो आपसे क्या टेस्ट करते हैं, तो वो आपसे कंटेम्परेरीनेस का सेंस बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रीचिंग ड्यूरिंग बाबर्स इन्वेजन, तो वो क्वेश्चन वो आपसे क्या टेस्ट करते हैं कि बाबर के इन्वेजन के टाइम पे आप क्या जानते हैं कि कौन, जैसे गुरु नानक उनके कंटेम्परेरी है कि नहीं, अगर उसी की जगह रामानंदा हुआ तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं रामानंदा तो अकबर के कंटेम्परेरी, मतलब तुलसीदास तो अकबर के कंटेम्परेरी हैं। तो ये अवेयरनेस यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो अब मोहम्मद गौस को, अब हम लोग हर सूफी ऑर्डर को स्पेसिफिकली ना भी देखें तो इंडिया में जो सूफी ऑर्डर्स हैं कुछ गिने चुने, जैसे हम लोग चिश्ती जानते ही हैं क्योंकि इट वाज द अर्लीस्ट, सुहरावर्दी, चिश्ती, उसके बाद कदारी, शतारी,
तो फिरदौसी, ये सब सूफी सिलसिलास इंडिया के अलग अलग रीजन्स में पॉपुलर है, चिश्ती बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, दिल्ली अजमेर आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ चिश्ती वर्शिप। तो उसमें जो शतारी ऑर्डर है, अब्दुल्ला शतारी के थ्रू लोदीज के टाइम पे इंडिया में आया था, और फिर उन लोगों ने अपना बेस ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास एस्टैब्लिश किया। ग्वालियर जौनपुर उनका बेस, मोहम्मद गौस वहाँ का सबसे फेमस सेंट थे। अब मोहम्मद गौस की लाइफ से हमें ये बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक तो ही वॉज द कंटेम्परेनस, जैसे कि कुछ आर्किटेक्चरल, इतनी बारीकी से आर्किटेक्चरल क्वेश्चन यहाँ से नहीं ही पूछेंगे, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ आ भी जाता है तो हम लोगों को बेसिकली, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल मेडिवल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मर्ज विद रीजनल एलिमेंट्स, इसका इंट्रिकेट स्टोन लैटिस वर्क का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन में बना था, तो बस ये बस थोड़ा सा है कि हाँ ये मार्बल में नहीं बना था। उसके अलावा हम लोगों को ये याद, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि तानसेन का नाम या टाइटल क्या अकबर ने दिया, लेकिन नहीं, उससे पहले वो जिस कोर्ट में सर्व करते थे, या तो राजा विक्रमचंद्र ऑफ ग्वालियर, पर ज्यादा पॉपुलरली एक्सेप्टेड क्लेम है राजा रामचंद्र ऑफ रेवा, उन्होंने उनको अपना टाइटल अकबर से पहले दिया था, अकबर ने मियाँ टाइटल से उनको सम्मानित किया। तो ये सारी थोड़ी सी कॉमन सेंसिकल नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपीएससी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, सो दैट दे नो कि आपको एटलीस्ट बेसिक पॉलिटिकल नैरेटिव पता है। तो हम लोगों को बस इतनी सारी जो चीज़ हमने डिस्कस की, बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स पे भी, बिकॉज इट वाज मतलब एन एक्सटेंसिव वर्क ऑफ स्टोन मेसनरी, छतरी और कियोस्क का यूज़ है, बस इतना ही दिमाग में रिटेन करना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद गौस और शतारी ऑर्डर पे इंडिविजुअल रिसर्च अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अलावा कुछ शॉर्ट स्निपेट्स में, जैसे इस बार 350th शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर का, तो जैसे अब उनसे जुड़ी बातें कुछ कि उनके मार्टिडम के दिन से, तो 1675 में नेचुरली ही इज नोन एज हिंद की चादर, क्योंकि ही basically he had come to talk to Aurangzeb about the atrocities that some other, like some Hindu merchants in Kashmir and Jammu were suffering. तो अब उन लोगों को वो उनके बिहाफ पे औरंगजेब से बात करने आए थे, लेकिन उस समय औरंगजेब के एब्सेंस में उनको एक तरीके से मतलब देखा जाए तो एक रिबेल करार करके ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड इन दिल्ली इन 1675। अभी भी चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है वो उनके मार्टिडम या उनकी शहीदी स्थल को पे ही बना है। तो उनसे रिलेटेड ये बात कि अच्छा ही वॉज द फादर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, ये टाइटल उनको मिला है, साथ में मतलब ऑफ कोर्स ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, ये अवेयरनेस, साथ में ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे उनकी राइटिंग्स भी कंपाइल्ड है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो 6 की होली बुक है। तो इतना हम लोगों को बेसिकली इन सब स्टैटिक चीजें लिंक टू सम कंटेम्प्रेरी न्यूज पे हमें ध्यान देना है। अब अगर हम कल्चर की बात करें तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा की पासिंग, हु वाज पार्ट ऑफ द बनारस घराना, से हमारा थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक पे थोड़ा ध्यान चला जाता है। यूपीएससी ने काफ़ी टाइम से, अगेन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत प्रेसिंग एरिया नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वजह से रेलिवेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। हमें पता हो कि इंडिया में जो 2 मेन, नॉर्थ इंडिया का प्रेवलेंट स्कूल हिंदुस्तानी, साउथ इंडिया का प्रेवलेंट स्कूल कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। उसके अंदर ठुमरी क्या, तो अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बहुत मल्टीपल, अगर हम लोग देखें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर कुछ क्लासिकल स्टाइल्स हैं, क्लासिकल स्कूल्स, जिसमें सबसे फेमस, सबसे ओल्डेस्ट है ध्रुपद। जो भी चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, चाहे वो कार्नाटिक म्यूजिक हो, वो आ रहा है आपका भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो अराउंड
200 BC से 200 CE के बीच में कंपाइल हुआ था, वो इंडिया का डांस ड्रामा म्यूजिक का बेस है। वहां से ट्रेडिशंस अलग अलग तरीके से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बिकॉज देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ मेनी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उसके बाद उसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल्स के आने के बाद बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हुआ ऑफ ट्रेडिशंस। तो नॉर्थ इंडियन जो म्यूजिकल ट्रेडिशन है वो थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स हो गया, उसके अंदर बहुत इम्प्रोवाइजेशन आ गया, वो अलग तरीके से डेवलप किया, क्योंकि वहाँ पे जो नॉलेज प्रिजर्व होती थी वो घरानास यानी फैमिली लिनियज के थ्रू होती थी। अब घराना भी एक कॉन्टिन्यूएशन है आपका गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, जो आप नॉलेज प्रिजर्व कर रहे हैं, गुरु शिष्य को पास कर रहा है, और उससे एक मतलब इसी को जैसे सूफीज में इसको सिलसिला कहते थे, यहाँ पे अगर देखो गुरु शिष्य परंपरा भी यही है कि जनरेशन बाय जनरेशन नॉलेज प्रिजर्व हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडियन, खासकर आपका हिंदुस्तानी म्यूजिकल ट्रेडिशन में घरानास के थ्रू नॉलेज प्रिजर्व हुआ। साउथ इंडियन कार्नेटिक म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप इसलिए कम हो गया क्योंकि उसको 17th सेंचुरी के आसपास टेक्सचुअली कंपाइल कर दिया गया। टेक्सचुअली कंपाइल करने का मतलब है कि अब टेक्स्ट के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि देखो ये म्यूजिकल नोट्स है वो इस तरीके से परफॉर्म होंगे, सब कुछ स्टैंडर्ड हो गया। तो अब आपको किसी एक जैसे एक घराने के अंदर आपको अपने गुरु से धीरे धीरे इनहेरिट करना होता है और वो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो एक घराना दूसरे घराना से ओवर डेकेड्स सेंचुरीज डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। पर अगर आपके पास सब कुछ एक यूनिफॉर्म टेक्स्ट में लिखा हुआ हो तो आप फिर इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब आप स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप जो चाहे आप उस किताब में लिखे हुए रूल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वही बात हुई कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट बुक पढ़ी है, अगर समझ लीजिए कि आप किसी से पढ़ रहे हैं और आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे अपने टीचर के नोट्स पे। तो आपका पूरा सोर्स ऑफ नॉलेज होगा आपके ट्यूशन में जो आपके टीचर के नोट्स हैं और आप उससे मिला रहे होंगे। लेकिन समझ लीजिए, और ऐसा ये सबके साथ, तो हर कोचिंग सेंटर में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके डिफरेंट नोट्स होंगे। तो जो बच्चा अगर समझ लीजिए उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा और आंसर लिखेगा, तो हर कोचिंग का बच्चा उस एक सेम क्वेश्चन का अलग आंसर लिखेगा। अब सिमिलरली समझ लीजिए कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है एनसीईआरटी और आपके पास एक बुक है। सब लोगों ने एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि देखो भाई सवाल बनेंगे तो इधर से, जवाब लिखे जाएंगे तो इस पर से। तो अब टीचर जो ट्यूशन में भी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वही किताब पढ़ाएंगे, वो आपको अपने हिसाब से जानबूझ के नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो एक सोर्स ऑफ कॉमन नॉलेज है। उनको पता है कि अब अगर उनको किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना तो वो किताब देखेंगे, किताब से निकाल के आपको पढ़ाएंगे। तो अब अलग अलग कोचिंग के बच्चे भी एनसीईआरटी में से ही अपना आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आपका ऐसे कंपाइल हो जाता है, जैसे उसी में साउथ इंडिया में इसलिए हम कहते हैं कि आपका द लेजेंडरी ट्रायो ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑफ त्यागराज। तो इन लोगों ने इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइज कर दिया कि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक घराने जितना इम्प्रोवाइजेशन नहीं रहा। और नॉर्थ इंडिया में भी आप देखिए तो जैसे क्या है ना कि जो स्टैंडर्ड है वो आपके क्लासिकल, इस वजह से ध्रुपद सबसे पुराना, सबसे स्टैंडर्ड, उसके बाद फिर ख्याल और तराना जैसे पहले, उसके बाद से निकल गया फिर ख्याल, उसमें थोड़ा सा सेमी फॉर्मल हो जाता है, उसमें राग और इम्प्रोवाइजेशन का और ज्यादा स्कोप होता है। ये बिलीव करते हैं कि अमीर खुसरो के टाइम से डेवलप करना शुरू हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला जो आपका लेट मुगल एम्परर है उसके रेन में बहुत ज्यादा ग्रो किया। तराना भी हम लोग अमीर खुसरो के टाइम से ही लिंक करते हैं। तो अमीर खुसरो इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया। और सेमी क्लासिकल में इसी से निकले, क्योंकि सेमी क्लासिकल और फोक और क्लासिकल में डिफरेंस हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है कि अगर इसमें राग है, अगर राग मतलब आपका राग भैरवी ही है, तो उसके बाद आपको राग ध्रुपद, राग मेघ मल्हार जो राग है आपको उसी के हिसाब से परफॉर्म करना है। अब फोक सॉन्ग जैसे ठुमरी, आपका जैसे यहाँ पे आ गया ठुमरी, इसका एक पार्ट है। फिर पंजाब में टप्पा होता है। सिमिलरली होरी या कजरी तो प्रॉपर आपके लोक गीत ही हैं जो आपके ईस्टर्न यूपी बिहार में आप मॉनसून के टाइम पे गाते हैं। ऐसे होली के जो गीत है वो आपके मतलब होली के टाइम पे जो लोकल गीत गाए जाते हैं। तो अब इनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ज्यादा है, स्टैंडर्डाइजेशन कम है। इधर से ही तो ठुमरी अभी, अब क्योंकि ठुमरी के ऊपर
अब अगर जैसे ये इंपॉर्टेंट हुआ है तो इसी वजह से इन चीजों पे बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमसे कुछ पूछे तो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन एलिमिनेट करके आंसर कर पाए, क्योंकि हमें गारंटी नहीं कर सकते बड़े टाइम से इस एरिया पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ठुमरी इज अ सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। इसके भी दो घराने, मतलब कि पूर्व अंग और पंजाब अंग। तो जो पूरब अंग है उसके अंदर लखनऊ और वाराणसी इसके दो मेन सेंटर्स हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जैसे आपका जैसे भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विद द ख्याल स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि किराना घराना से जुड़े हुए थे। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग। तो अब ये सारे घरानास, अब आपको हर घराना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जिस्टेंस की हाँ भाई दोनों स्कूल। जैसे कि अब अगर हम लोग बात करें इसमें तो ध्रुपद से जुड़े कुछ फेमस हैं घरानास हैं, बेतिया, दरभंगा, तलवंडी, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर्स। और ख्याल से रिलेटेड है आपका आगरा, किराना, जयपुर, उसके बाद आपका पटियाला। तो अब हमें इंडिविजुअली नहीं, अगेन बस ये नॉलेज दिमाग में कि अगर ये सारी दिस पॉपुलर स्कूल्स ऑफ घराना, जैसे इसके अंदर अगर एक भी ऑप्शन समझ लीजिए ऐसे फ्रेम कर दिया गया, पॉपुलर घरानाज लाइक बेतिया, तलवंडी, आगरा, किराना आर एसोसिएटेड विद ध्रुपद फॉर्म ऑफ सिंगिंग। तो अब आपको ऑब्वियसली सब याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने ये भी देख लिया कि नहीं नहीं अरे किराना तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट घराना है, ऐसे यूपीएससी से छोटी छोटी चीजें मिला के नहीं देगा, बोलेगा अरे नहीं ये तो भीमसेन जोशी से रिलेटेड है और ये तो ख्याल म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को एक बेसिक अवेयरनेस रखना है इसके बारे में। तो बेसिकली अगेन क्योंकि ठुमरी के साथ कि हाँ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल, इंपॉर्टेंट सेंटर्स वाराणसी एंड लखनऊ, इट इवॉल्व। और इसका एक बहुत फेमस पेट्रन नवाब वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ Awadh, before it was seized in 1856. He was also a very great patron of Kathak. तो हम लोगों को बस यहाँ पे ये सारी अवेयरनेस कि दिस इज द यूजुअली दीज आर द फीचर्स एसोसिएटेड विथ ठुमरी, जहाँ पे इमोशनल और रोमांटिक एसेंस इज ग्रेटर। यहाँ पे ध्रुपद की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका इंटेंस स्पिरिचुअल साइड ऑफ द थिंग्स आर ग्रेटर। जैसे ध्रुपद में ज्यादा फॉर्मेलिटी, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है, ख्याल में भी थोड़ा और ज्यादा पर्सनल थीम्स, थोड़ा सा और ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन और रोमांस। और ठुमरी के अंदर हम लोग जो देखते हैं ना, जो एकदम थीम्स ऑफ डिवाइन लव और श्रृंगार रस, क्योंकि नव रस जो होते हैं हमारे म्यूजिक और डांस ट्रेडिशन में, उसमें से श्रृंगार रस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इरोटिक, इसोटेरिक, साथ में रोमांटिक पार्ट ऑफ आवर नवरस ट्रेडिशन। और लिरिकल और लिंग्विस्टिक फॉर्म में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने देखा ब्रिज भाषा और अवधी से रिलेटेड लिरिक्स परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पे बस ये कि पूरब अंग और पंजाब अंग आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ठुमरी। हम लोगों को सभी इसका, जैसे कि द स्ट्रक्चर इज लेस रिजिड देन ध्रुपद और ख्याल, बस इस चीज का ध्यान। और उसके अलावा अगर आप लोगों को नाम नहीं भी याद रहे, कि अगर हम लोगों को परफॉर्मर्स के नाम नहीं भी याद रहे या राग के नाम नहीं भी याद रहे, तो उसमें कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कुछ चीजों पे, इन सारे फीचर्स पे अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन की तरह इनको नोट डाउन कर लेना है। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए ये कुछ चीजें हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सिमिलरली आपको करंट से जुड़ी हुई कौन सी स्टैटिक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो हम लोग एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। इन सब चीज़ों से आप अपनी प्रेपरेशन को लास्ट मोमेंट पे अगेन आई वुड एडवाइस यू कि आप बिल्कुल भी बहुत सारे सोर्सेस अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। जहाँ जहाँ पॉसिबल है जो आपको अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी आपको बस इस वीडियो को रिविजन की तरह लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप ये करने के बाद अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में थोड़ा और ऐड करें। आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नए नए सोर्सेज या नई नई चीज़ें इसकी वजह से पढ़ना ना शुरू करें। अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को जितनी बार हो सके रिवाइज करें और उसके अंदर ये सारे कुछ को छोटे मोटे वैल्यू एडिशंस करते रहें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खासकर अगर आप हमारी ये सीरीज पसंद कर रहे हैं तो डू लीव कमेंट्स और आप क्या देखना चाहेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।